हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग जेई मेन का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक 2 जो है, बुक 2 मतलब रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, वो वाला बुक जो फिजिक्स की बुक 2 है एनसीईआरटी की, उस पे बेस्ड है। तो लेटेस्ट जेई मेन पैटर्न पे बेस्ड है ये। तो अगर आपका वो वाला पोर्शन हो चुका है सिलेबस का, तो आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अटेम्प्ट करने के लिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे सीधा आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वो डाउनलोड करो, खुद से ट्राई करो। 1 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। जिन क्वेश्चन पे डाउट हो, जिन क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम लग गया, जिन जो क्वेश्चन नहीं हो पाया, वो सब जानने के लिए, उनका सोल्यूशन जानने के लिए वीडियो को देखो। ठीक है, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पास में है, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करने से सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस किधर है यार। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, यहाँ है। ओके, अ फिश इज लुकिंग अप थ्रू द वाटर, सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन ए सर्कुलर हॉरिजन. If the refractive index of water is 4/3 and the fish is 12 centimeters below the surface, then the radius of this circle in centimeter is. ओके, तो आपको क्या बोला गया, मान लो ये सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है। और यहाँ पे एक फिश है। तो फिश बाहर की दुनिया को देख रहा है, बेसिकली यहाँ एयर होगा, यहाँ वाटर है ना, ये सरफेस ऑफ वाटर है। तो आपको पता है कि जो बाहर की दुनिया है उसको पूरा नहीं दिखेगा, एक सर्कल यहाँ पे दिखेगा। सर्कल क्यों दिखेगा, उसका रीजन थोड़ा सा डाल देते हैं जल्दी जल्दी। तो एक दूसरे डिफरेंट कलर लेके मैं दिखा देता हूँ सर्कल ही क्यों दिखेगा। तो मान लो मैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल वाला रे को ड्रॉ कर रहा है ना, तो क्रिटिकल एंगल वाला तो आपको पता है ये 90 डिग्री से चला जाएगा, ठीक है। यानी इसके बियॉन्ड वाला लाइट रेस तो हवा में जा ही नहीं सकती, वो तो टीआर करेगी, है ना। खाली इस पॉइंट से पहले वाला लाइट रेज ही हवा से, मतलब पानी से हवा में जा सकती है, या रिवर्स रे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे ऑफ लाइट देखो तो हवा से पानी में आ सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रेडियस होगी है ना, अब इसको 3D में आप सोचोगे तो एक सर्कुलर रीजन आएगा यहाँ पे ना, सर्कुलर रीजन में यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ऐसा आएगा। और इस सर्कुलर रीजन का रीजन का रेडियस आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एच, तो ये थीटा सी है, तो ये भी थीटा सी। बस अभी निकालना आसान है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा सी था, है ना। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप जिसको फॉर्मुला याद है वो डायरेक्टली वहाँ से करें, जिनको याद नहीं वो देख लिया, जैसे मुझे याद नहीं रहता तो मैं 10 सेकंड 15 सेकंड लूँगा इसको ड्राइव करने में। तो साइन थीटा सी इसके बराबर है tan थीटा सी। आपको पता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, म्यू रेयर जो कि एयर का है, डिवाइडेड बाय म्यू डेंसर जो कि वाटर का होगा, 4/3, यानी ये हो गया 3/4। तो अगर साइन थीटा सी 3/4 है, तो tan थीटा सी हो जाएगा आपका p/16 - 9 यानी √7, ठीक है। तो ये हो गया 3/√7। तो यहाँ से r की वैल्यू 3h/√7। h का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 12, 12 3 36, तो आंसर हो जाएगा 36/√7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। अभी कुछ तो गड़बड़ है, एकदम स्मूथली नेक्स्ट में जा नहीं रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ इतना। इन अनदर एक्सपेरिमेंट विद द सेम सेटअप मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी, वो सब सेम है। द टू सोर्सेज आर ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ बट आर इनकोहेरेंट, ठीक है। तो पहले केस में इक्वल एम्पलीट्यूड है, कोहेरेंट है, दूसरे केस में इक्वल एम्पलीट्यूड है बट इनकोहेरेंट है। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे इंटेंसिटी, तो मिड पॉइंट पे कोहेरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जब इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है तो कोहेरेंट के केस में मिड पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होता है, 4I नॉट। और इनकोहेरेंट में दोनों इंटेंसिटीज का सम, ठीक है। तो कोहेरेंट केस में 4I नॉट हो जाता है, कोहेरेंट में बेसिकली √I1 + √I2 का होल स्क्वायर हो जाता है कंस्ट्रक्टिव वाली पोर्शंस में। तो हो जाएगा 2:1 यानी ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंड इंटेंसिटी इतना फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इफ 1% ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कितना फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे इतना एरिया से, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स पता कर लेते हैं कितना इंसिडेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट हो रहा है पर सेकंड, इसको मैं स्मॉल एन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड एन हो रहा होगा, एक फोटोन का एनर्जी अगर इतना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। अब टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे जो कि 1 सेकंड ही है, तो ये हो जाएगा पावर। तो पावर क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया, और एरिया आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू हो जाएगी IA/E1, ये हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेगा, ये होना चाहिए नंबर ऑफ फोटॉन्स का 1%। क्यों, क्योंकि 1% ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये आपको, सॉरी, 1% ऑफ द फोटॉन्स ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा इसका 1% होगा। तो इसका 1% मतलब 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर इतना होना चाहिए, ठीक है। अब खाली वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो मैं इंक चेंज करता हूँ, ये मुझे आंख में लगता है कभी कभी। तो इंटेंसिटी आपको दे दिया है 1, एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, ऐसा यूनिट यही है। 100 इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कैसे निकालेंगे, आपको बोल दिया है 300 नैनोमीटर है, तो SC/λ यूज़ करो। एच होता है 6.6 10⁻⁻34। आपको कोई याद है तो और अच्छी बात है, राजा मतलब एच और सी का प्रोडक्ट याद कर लो तो और अच्छा, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, वह 300 नैनोमीटर,
ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, मुझे एग्जाम नहीं देना, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ ये। 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, तो ये 0.066 आया, ये 3 का। ठीक है, 9 8 17, तो -17, तो हो जाएगा 6.6 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो इसको यहाँ यूज़ कर लो, 6.6 इंटू 10⁻⁻19, ऐसा यूनिट्स में लिखना होगा। ठीक है, तो फिर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 10⁻15 हो गया, है ना, 19 में से 4 गया 15, और 1/66। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 66, तो 0.01, 5 इंटू 10⁻15, तो 2 0 इसको दे दो, तो 1.5 इंटू 10⁻13। ओके, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ 10⁻13 वाला ऑप्शन नहीं है। तो 1 मिनट यहाँ चेक कर लेते हैं। 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 300, मुझे लगता है मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन एरर किया है। 0.066 सही तो है, और 9 8 17, 17 सही तो है, नैनोमीटर। तो ये तो सही है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड, सही है ये तो ओके, ये 660 होगा ना। तो ये गलती था, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने 10 का पावर में गलती की थी, जो भी है, एग्जाम में तो अगर इतना मैच कर जाए तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ये तो अभी टाइम इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है, प्लेट, पहले इसको, हाँ, प्लेट ऑफ थिकनेस टी मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस टी विच विल मेक द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न जीरो। ठीक है, तो आपको पता होगा, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल को किसी क्या बोलते हैं उसको, स्लिट के सामने रखने से पैटर्न जो है शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स दैट स्लिट। ठीक है, तो शिफ्ट का जो वैल्यू होता है, शिफ्ट होता है, क्या होता है, म्यू -1 इंटू टी, और शिफ्ट इंटू डी बाय डी, है ना, लैम्डा इंटू डी बाई डी। अरे मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आता है फॉर्मूला, 1 सेकंड लगेगा, था निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको आता है तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो शिफ्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो मान लो ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, ये बनाओ यहाँ पे। तो अगर आप कोई क्या बोलते हैं, ये प्लेट वगैरह नहीं डाले हो, नॉर्मल केस ले रहे हो, तो नॉर्मल केस में यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होता है, डी टैन थीटा, यानी डी वाई बाई डी। ठीक है, अब यहाँ पे डाल देते हो, तो इसके कारण एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आएगा, तो इसका ऑप्टिकल पार्ट लेंथ बढ़ जाएगा, तो माइनस इंटू थिकनेस μ-1। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस इतना हो गया। ओके, ठीक है, अब ये पार्ट डिफरेंस, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस को अगर जीरो कर दे तो उसी समय शिफ्ट मिल जाएगा, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी, ओके, डी बाई डी आता, तो मुझे ये इसी पे डाउट था। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं शिफ्ट हम लोग। तो ये चीज़ क्या है, शिफ्ट है। आपको डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो मैंने इसे कैलकुलेट किया, वैसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ओके, यही मुझे चाहिए था। ओके, अब मुझे शिफ्ट पता है, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस टू दैट विल मेक द इंटेंसिटी द सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न जीरो। ठीक है, ओके, थिकनेस का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, ताकि सेंटर में जीरो आ जाए, है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, तो ये सबको भूल जाओ, ये तो मैं डिराइव कर रहा था तब से, तो ठीक है, इसको भूल जाओ, है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तो आपको पता है, ये तो नॉर्मल केस है, यहाँ पे ब्राइट बना होगा, ब्राइट क्या है, नेक्स्ट डार्क है ना, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट डार्क है। सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क के बीच का डिस्टेंस जो है, मान लेते हो डिस्टेंस जो भी होगा, आप क्या चाहोगे, ये याद रखना, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होता है ना, शिफ्ट होता है मतलब क्या चाहोगे, कि ये वाला चीज़ ऊपर चल जाए, ताकि ये यहाँ बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट डार्क होगा, याद रखना, यहाँ पे आप स्लैब रखोगे तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, ये है ना, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। तो आप क्या चाहोगे, कि शिफ्ट के बराबर ही ये डिस्टेंस आ जाए, तो दिस शुड बी इक्वल टू द शिफ्ट। ठीक है, तभी तो डार्क यहाँ पे पहुंचेगा, है ना। ठीक है, उससे मिनिमम होगा कि नहीं वो पता चल जाएगा अभी, लेकिन आप क्या चाहोगे, डार्क यहाँ पे पहुंचे, है ना, और मिनिमम करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट डार्क यहाँ पे पहुंचे, सेकंड मिनिमम के लिए सेकंड डार्क यहाँ पे पहुंचे, है ना, आपको दिख जाएगा आपको अभी इक्वेशन से भी। तो शिफ्ट इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये लेंथ कितना होता है, ये लेंथ होता है β/2, है ना, एक ब्राइट और एक डार्क के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, β/2। ठीक है, तो यहाँ से थिकनेस आ जाएगा आपका डी, ओके, चलो β/2 लिख देते हैं ना, कैंसिल हो जाएगा ना, तो डी बाई डी, टी μ-1, बीटा होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना, तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कैंसिल हो गया, तो थिकनेस हो जाएगा λ/2 μ-1, λ/2 μ-1। ठीक है, अब अगर आप इसको β/2 नहीं लेते, आप थर्ड डार्क को, सेकंड डार्क, सॉरी, सेकंड डार्क को यहाँ पे शिफ्ट करवाते, तो 3β/2 लेना पड़ता, 3β/2 लेते तो थिकनेस ज़्यादा आता, ठीक है ना। तो थिकनेस को मिनिमम करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट डार्क को यहाँ पहुंचवाना होगा। अगर यहाँ पर डार्क करवाना है तो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब तब होगा जब फर्स्ट डार्क पहुंचे, नेक्स्ट मिनिमम के लिए सेकंड डार्क को पहुंचाना होगा, उसके बाद मिनिमम होता तो उसके बाद और किसी मिनिमम थिकनेस की बात होती है तो थर्ड वाले, फोर्थ वाले, एंड सो ऑन, वैसे पहुंचाते हैं। ठीक है, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पहले स्क्रीन को मिटा लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बोर्स मॉडल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ओके, तो यहाँ
ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एज इट फॉल्स टू डिस्क्रीट ऑर्बिट्स अवे, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है वी नॉट जेड बाय एन, ठीक है। और रेडियस का फॉर्मूला होता है आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। और एनर्जी तो वही 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है ना। हाँ, इसका स्क्वायर कैसे रहेगा, ठीक है। हाँ, अब ऑर्बिटिंग स्पीड डिक्रीजेज एज वन गोज अवे। अवे मतलब अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब एन की वैल्यू बढ़ रही है, तो एन की वैल्यू बढ़ाओगे तो स्पीड डिक्रीज होगा, सही है। तो ये तो सही है, ठीक है। तो ये वाला सही है स्टेटमेंट। रेडियस और इस प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम, रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन नहीं है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन को ही बोलते हैं, एन के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, तो ये गलत। थर्ड पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इज, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ प्रिंसिपल एन क्यूब, है ना। तो बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट क्लेम कर रहा है ये चीज ट्रू है कि नहीं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई आर बाय स्पीड, ठीक है। तो बेसिकली स्पीड बाय आर इसके बराबर है कि नहीं, तो स्पीड में है वी नॉट जेड बाय एन, है ना। मैं प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूँ, और रेडियस में है आर नॉट एन स्क्वायर इंटू जेड। तो आपके पास वी नॉट बाय आर तो और कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, ठीक है। जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, हाँ। तो ये चीज़ जो 1 बाय टाइम पीरियड था ये इसके बराबर था, तो 1 बाय टाइम पीरियड इसके बराबर है, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। 1 बाय टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू, अबे फ्रीक्वेंसी यानी 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 बाय टाइम पीरियड निकाल रहे, तो 1 बाय टाइम पीरियड इसके आया, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, हाँ सही है। तो 1 बाय टाइम पीरियड अगर इसके प्रोपोर्शनल है, तो यानी फ्रीक्वेंसी जो कि इसके बराबर होता है 1 बाय एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ फ्रीक्वेंसी ना, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। मैं उल्टा कर दिया हूँ क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं उल्टा किया हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है, रब बढ़ाओ। अगर इसको ध्यान से देखो आप, तो ये है वी नॉट बाय आर नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इसका टेंशन मतलब एन क्यूब बाय, नहीं जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब आएगा, तो जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू दिस है, लेकिन हमें बोला गया फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। चलो चौथा, बाइंडिंग फोर्स विद विच द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एट इट शिफ्ट टू द आउटर, ये तो गलत है, जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना कम अट्रैक्शन फोर्स रहेगा उनके बीच में, ठीक है। तो फोर्थ तो क्लियरली गलत है। अब तीन गलत वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, दो एटलीस्ट होना चाहिए, तो मुझे थर्ड पे ही डाउट है, क्योंकि मैं बार बार लग रहा है मुझे मैं कैलकुलेशन एरर कर रहा हूँ। तो इसको मिटाते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी वाला फिर से करते हैं, ठीक है। अबे सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रेडियस बाय स्पीड, ठीक है। अब स्पीड है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, है ना, बाकी तो कांस्टेंट है, क्योंकि जेड पे डिपेंडेंस नहीं पूछा, बस एन पे पूछा है। रेडियस जो है, रेडियस स्पीड जो है, सॉरी 1 बाय, ओके वही मैं गलती कर रहा था शायद। तो स्पीड जो है 1 बाय एन के प्रोपोर्शनल है, और रेडियस जो है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी तो 1 बाय एन क्यूब के, तो फ्रीक्वेंसी इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो लिखा है यार, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोच रहा हूँ, मैं इन्वर्सली पढ़ ही नहीं रहा था। चलो सही है, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन ए यानी सही हो गया, ठीक है। ये मेरी गलती, माई बैड, नींद आ रही है मुझे। तो यहाँ पे इन्वर्सली मुझे ध्यान ही नहीं है, मैं बार बार डायरेक्टली पोर्शन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सही था। ठीक है, जो शुरू में देख रहे होंगे सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, इन्वर्सली मैं नहीं पढ़ पा रहा था फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। ओके, फिफ्थ के बाद नेक्स्ट, टू प्लेनो concave lenses of glass of refractive index 1.5 have radii of curvature इतना इतना, they are placed in contact with their curved surfaces towards each other and the space between them is filled with water, ठीक है। तो इसको अगर ड्रॉ करना है, तो मैं डायरेक्टली तीनों को एक साथ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये ऐसा, ठीक है, ये एक लेंस, ये दूसरा लेंस, और बीच में गैप है ना, और गैप मतलब तीसरा लेंस। तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं, एक का 1.5, दोनों का 1.5, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका भी 1.5, और बीच वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है। ओके, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, किसी का भी कुछ भी ले लो, इसका 20 सेंटीमीटर, मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर क्वेश्चन सही है तो। देन द कॉम्बिनेशन क्या है, बेसिकली इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक का फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका फोकल लेंथ को मैं F1 बोल रहा हूँ, है ना। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से 1/F1 हो जाएगा, म्यू म्यू ऑफ दिस 1.5 -1, 1/R1, R1 तो इन्फिनिटी है, -1/R2, R2 याद रखना इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में आएगा, तो माइनस में आएगा, तो -25, ठीक है। तो 0.5/1/25 यानी 1/50, तो F1 हो गया। अब बीच वाले का निकालते हैं, ये ये बीच वाला लेंस है ना, जिसको मैं शेड नहीं किया हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इसका को मैं F2 बोल रहा हूँ, तो 1/F2 हो जाएगा 4/3 -1, 1/R1, R1 तो नेगेटिव में आएगा, -1/R2, R2 पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है,
ठीक है, तो 1/3 इंटू, तो माइनस 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 बाहर ले लो, 1/25, 1/20, 50, दो, दो नहीं, 50 नहीं लेना चाहिए, 100 लेना चाहिए था ना, 100 लेते हैं तो 25 चौक 20, तो 5 4 9, ठीक है। तो हो गया -3/100, है ना। ये हो गया F2। और F3 निकाल लेते हैं, F3 मतलब ये वाला, तो म्यू -1.5, 1/R1। तो तीसरे वाले को मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, R1 तो हो जाएगा +20, R2 हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/40। ठीक है, अब थिन लेंसेज है अगर ये, तो आपको पता है थिन लेंसेज के लिए बस ये कर लेते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो 1/50 -3/100 प्लस 1/40। ठीक है, तो 200 अगर ले ले, 4 6 5, 5 4 9 9 से 3 गया, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 200/3 यानी 66.67, है ना। तो 66 पॉइंट समथिंग जो भी है 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब फोकल लेंथ पॉजिटिव आया मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 66.67। ठीक है, तो जिसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दिया हूँ, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हो क्यों नहीं रहा है जल्दी। ठीक है, ओके, तो लेट म्यू 1 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन है ना ऑफ लाइमन सीरीज, म्यू 2 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, एंड म्यू 3 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो लैम्डा निकाल लेते हैं। तो आपको पता है 1/लैम्डा होता है आपका रिडवर्स कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, बस अब इसको यूज़ करना है। तो आपको पहले केस में म्यू 1, अब ये क्या होता है C/लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली आपका C बाय, मतलब ये आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी बाय C। ठीक है, या यहाँ के फॉर्म में लिखना है तो इसको अगर C से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इतना। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट केस का फ्रीक्वेंसी जब लिखोगे तो हो जाएगा CR। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा फर्स्ट केस का, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, तो लाइमन के लिए क्या होता है, ये तो 1 होता है, और सीरीज लिमिट बोला गया मतलब ये इन्फिनिटी, तो इतना। सेकंड केस के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, लाइमन का फर्स्ट लाइन मतलब 2 से 1 का ट्रांजिशन, तो 2 से 1 का ट्रांजिशन मतलब इसको 1 लेंगे इसको 2 लेंगे, तो 1 - 1/4 3/4, और ये हो जाएगा आपका CR। थर्ड वाला लाइन है सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर, बार्मर सीरीज लिमिट मतलब इन्फिनिटी से 2 वाला ट्रांजिशन। ठीक है, तो इन्फिनिटी से 2 वाला ट्रांजिशन, तो 1/4, तो CR/4, है ना। तो आप देख सकते हो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जा रहा है गेस, है ना। तो V1 प्लस V2 V3 के बराबर है, सॉरी V2 प्लस V3 V1 के बराबर है ना। तो V2 प्लस V3 V1 के बराबर है, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, है ना। ओके, नेक्स्ट में द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। ओके, आप फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का मतलब समझते हैं। तो मान लेते हैं मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, या कुछ भी मतलब अपने मन से कुछ बना दे रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए इजी नंबर्स। तो मान लेते हैं हर फोटोन का एनर्जी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड वो है, मान लेते हैं 10। ठीक है ना। अब यहाँ से टोटल एनर्जी पर सेकेंड जो इंसिडेंट हो रहा है वो कितना है, इतना। तो इतना एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो इंटेंसिटी होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये जितना बड़ा नंबर उतना ज़्यादा इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी में दिस नंबर डिवाइडेड बाय एरिया, जितने एरिया पे गिर रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ के तो नहीं लग रहा है एरिया पे कोई फर्क पड़ा है। ठीक है, ओके, अब आपको बोला गया है फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने डबल कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी आपने डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन डबल हो जाएगा। तो सेकंड केस में आपका एनर्जी ऑफ फोटोन इतना है। ठीक है, मैंने ये अपने मन से ले लिया था। ठीक है, अब जैसे ही आपने एनर्जी को डबल किया, फ्रीक्वेंसी को डबल किया, तो एनर्जी अपने आप एक हर फोटोन का एनर्जी डबल हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगर इसको कांस्टेंट रखे तो उसी में आपको देखोगे तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 हो गया, ये 10 रहे, ये अभी भी 10 ही है, नीचे वाला नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। अभी भी 1 सेकंड में 10 ही फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तभी आप देखोगे तो 1 सेकंड में सरफेस को कितना एनर्जी मिल जाएगा, 40 का। तो देखो इंटेंसिटी डबल हो गया ना, एनर्जी डबल हो गया मतलब एरिया तो सेम ही होगा सरफेस का, तो यानी इंटेंसिटी डबल हो गया। तो यानी फ्रीक्वेंसी डबल करने से इंटेंसिटी अपने आप डबल हो गया, अलग से बताने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो इंटेंसिटी अपने आप डबल हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगर क्वेश्चन में हाँ अब अलग से बोला जाता है कि फ्रीक्वेंसी डबल की है लेकिन इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं, तब यही हो सकता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम लोगों ने छेड़ा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन में नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इनफैक्ट सही क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब चीज़ बता दी, आपको कुछ भी गेस नहीं करना है। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी आपने डबल किया
लेकिन अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड सेम रहेगा तभी इंटेंसिटी डबल होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल करोगे यानी एनर्जी ऑफ पर फोटोन आप डबल कर रहे हो, तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट को 10 रखोगे और एनर्जी ऑफ पर फोटोन को डबल कर दोगे, जो कि फ्रीक्वेंसी डबल करने से हो जाएगा, तो इंटेंसिटी अपने आप डबल हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ के हमें यही लग रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो इंसिडेंट हो रहा है वो सेम रहेगा, तभी जाके फ्रीक्वेंसी डबल करने पे इंटेंसिटी डबल हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी डबल करने पे इंटेंसिटी डबल तभी होगी अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड सेम रहे। ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को पढ़ के पता चल गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड ये दोनों केस में सेम है, रिमेन्स कांस्टेंट इस पर्टिकुलर केस में। तो नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकंड वो कांस्टेंट है। ठीक है। ओके, अब नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर मान लेते हैं 100 गिर रहे थे पहले, तो अभी भी 100 ही गिर रहे हैं, है ना। तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे होंगे पहले उतने ही निकलेंगे। अगर फोटो एफिशिएंसी हम लोग सेम मान ले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना पहले निकल रहे थे अभी उतने निकले, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, कितने फोटोन गिर रहे हैं, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है। ओके। अब ऑप्शंस में दिस विल इंक्रीज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सही बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ गया, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ गया है तो काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन तो सेम है, सेमी मेटल पे गिर रहे हैं तो वर्क फंक्शन सेम है, ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा तो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सही है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज बाय फैक्टर 2, ये गलत है। अगर इंटेंसिटी आपका, सॉरी इंटेंसिटी बात नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड अगर उतने ही गिर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड उतने ही निकल रहे होंगे जितने पहले निकल रहे होंगे, तो फोटो करंट सेम रहेगा। ठीक है। तो फोटो करंट चेंज नहीं होने वाला। बेसिकली मैं वो ऑप्शन चुनूंगा जिसमें फोटो करंट सेम रहेगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज फोटो करंट अनचेंज रहेगा। ठीक है। तो अनचेंज फोटो करंट वाला ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 गलत, गलत। नो इफेक्ट ऑन द, सर ये हो सकता है। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो सही है। इंक्रीज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय फैक्टर ऑफ 2, यहाँ पे ये गलत हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी कितने फैक्टर चेंज होगा, अब देखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये दोगुना हो गया है, लेकिन वर्क फंक्शन तो दोगुना नहीं हुआ है ना। अगर ये भी दोगुना हो जाता तब आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी भी दोगुना हो गया। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी दो चीजों का डिफरेंस है, एक दोगुना हो रहा है एक नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बोलेंगे दोगुना हो गया। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी का सेकंड पार्ट करेक्ट है, फर्स्ट हाफ जो है इनकरेक्ट है। नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी गलत। तो इसमें चारों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है। तो ये बोनस हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन जेईई मेन में आएगा तो बोनस कहलाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन में आप बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बच्चे रटे होते हैं कि फोटो करंट जो होता है इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी डबल होगी फोटो करंट डबल हो जाएगा, नहीं। फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, भले आप याद किए हो। वो जब बोला जाता है इंटेंसिटी इंटेंसिटी, तो वहां पे जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला तो कॉन्टेक्स्ट समझो, वहां पे इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन में वही कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जब क्लियरली बोल दिया है कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं और इंटेंसिटी को कांस्टेंट, इंटेंसिटी को भी डबल कर रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड वो कांस्टेंट रहे। ठीक है। तभी आपका फ्रीक्वेंसी को डबल करने पे इंटेंसिटी डबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो जो भी है, कॉन्सेप्ट की बात थी ये, तो ये क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। एक्चुअल एग्जाम में भी याद रखना बोनस क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो क्यों ना हम लोग टेस्ट में प्रैक्टिस कर ले। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन नाइन्थ क्वेश्चन में, consider one of the fission reaction of this by thermal neutron this. The fission fragments are however unstable and they undergo successive beta decay until this converts into this and this converts into this. ठीक है। द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन को जबरदस्ती हार्ड बनाने की कोशिश की गई है। तो यूरेनियम 235 जो है अल्टीमेटली क्या बन गया, अल्टीमेटली बन गया है ZR94। तो क्वेश्चन में यही लिखा गया प्लस XC140, मेरे को सबका नाम नहीं पता। तो यूरेनियम को तो पता है, इन दोनों का नहीं पता है, एनीवेज फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये रिएक्शन है। ठीक है। अब आप देखोगे तो मास नंबर 235 है, 94 140, 94 140, तो यही आना चाहिए। तो एक न्यूट्रॉन यहाँ है, दो न्यूट्रॉन यहाँ पे, तो बेसिकली एक न्यूट्रॉन यहाँ बचेगा, है ना। आप देख लो कंजर्वेशन ऑफ मास से यही होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया यही दोनों फाइनल प्रोडक्ट है। अब न्यूट्रॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स जो है कम ज्यादा हो सकते हैं, तो मैं न्यूट्रॉन यहाँ पे एक जगह दिया था कि यहाँ पे मास आपका, अभी देखो तो 140 प्लस 94 तुम करोगे तो आपका 234 आएगा, तो एक होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। और चार्ज की बात करें तो इसका जीरो चार्ज होता है, बाकी चार्ज आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख दो। तो बेसिकली यही रिएक्शन हुआ इफेक्टिवली। ठीक है। तो एनर्जी रिलीज इस प्रोसेस में कितना हुआ होगा, है ना। तो मास डिफेक्ट निकालते हैं। तो एनर्जी रिलीज होगी मास डिफेक्ट, इसका मास, तो यूरेनियम में 235 का मास इतना है, तो मास डिफेक्ट निकालते हैं। तो 235.439 यू माइनस इनका मासेस ZR का 93.9064 यू प्लस सी का मास है 139.9055 यू, और न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास है 1.00866 यू। ठीक है। तो इससे मास इफेक्ट मिल जाएगा, मास इफेक्ट निकाल लेता हूँ मैं कैलकुलेटर से। तो 93.9064 प्लस 139.9055 प्लस 1.0866, तो ये आ रहा है 19, अरे एक गलती हो गई, 139 था ना, 93 तो मैंने सही लिखा, तो यहाँ शिफ्ट इंसर्ट, हाँ, तो हो गया
मैंने 139 को गलती से 3 दबाया था, लेकिन 3 दबा नहीं था शायद। एनीवेज, तो अब मास डिफेक्ट निकल गया है 2439। तो ये 0.54 आ रहा है, ठीक है। मास डिफेक्ट आ रहा है 0.54 समथिंग यू, ठीक है। अब एक यू कितना एनर्जी रिलीज करते हैं, एक यू 931 के बराबर होता है, तो 30 × 931 कर दो, तो ये 503 है ना। अगर ये सही है तो ये 503 के आसपास। रुको मैं कैलकुलेशन चेक करता हूँ, मुझे डाउट हो रहा है। 93 पॉइंट, क्योंकि किसी से मैच नहीं कर रहा ना, 9064 प्लस 139.9055 प्लस, मैं यहीं से लिखता हूँ ना, 93.9064, 139.9055 सही है, प्लस लास्ट वाला 1.00866 माइनस 235.439। हाँ ठीक है, ये मैंने बोला ना। तो ये आया था 618 समथिंग, ठीक है। इंटू 931 करते हैं, तो ये 570। ये मेरा बार बार अलग क्यों आ रहा है, जो भी है 575 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो हो सकता है ये बोनस हो जाएगा ये भी, है ना। कैलकुलेट आपको यही करना है, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये मैं कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तो मेरा इतना आया, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर कोई गलती नहीं कर रहा हूँ मैं, हो सकता है इतना बड़ा नंबर लिखने में मैं गलती कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। फिर इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर है उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मेरा इतना आ रहा है, कमेंट में बताना इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो ये क्वेश्चन भी बोनस हो जाएगा ना। कैन नॉट भी कंप्यूटेड नहीं हो सकता, कंप्यूट कर सकते हैं। और ये तीनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन एरर हो, ठीक है। ओके, 12th में आपको बोला गया है अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल, थिन प्रिज्म तो नहीं है बोलेंगे 15 डिग्री को, लेकिन चलो मान लेते हैं, मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ठीक है। तो आपको जीरो डेविएशन चाहिए, तो विदाउट डेविएशन, ठीक है। जीरो डेविएशन तभी होगा जब दोनों का डेविएशन कैंसिल आउट हो जाए, तो डेविएशन ऑफ वन प्लस डेविएशन ऑफ टू जीरो हो जाए, तो डेविएशन प्रोड्यूस बाय फर्स्ट वन हो जाएगा इतना, और डेविएशन प्रोड्यूस बाय सेकंड वन हो जाएगा इतना, ठीक है। अब फर्स्ट वन का म्यू 1.5 माइनस वन इतना, और फर्स्ट फर्स्ट का एंगल, अबे म्यू माइनस वन इंटू ए तभी कर सकते हैं थिन एंगल प्रिज्म हो, और ये थिन एंगल है नहीं एक्चुअली 15 डिग्री, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया इसको थिन, तो मैं थिन मान रहा हूँ, है ना। थिन मतलब 4-5 डिग्री, वो सबको थिन बोलेंगे। 15 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। म्यू टू माइनस वन, तो म्यू टू 1.75 माइनस वन मतलब 0.75 इंटू एंगल, ठीक है। तो सेकेंड का एंगल आ जाएगा इतना, टू थर्ड ऑफ ए, तो टू थर्ड ऑफ मतलब 10 डिग्री, ठीक है। माइनस में आएगा, तो मैं प्लस में लिख रहा हूँ क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है सबका, ठीक है। तो ये मतलब माइनस आ रहा है, बेसिकली उल्टा उल्टा दोनों को रखना पड़ेगा, वो है माइनस का सिग्निफिकेंस, एक को ऐसे रखोगे तो एक को ऐसे, तो उस सेंस में तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। मैं 10 सही है ना, 7.5 मतलब यहाँ 7.5 सही है। कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन में गलती किया था, इसलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा और कम है, इसलिए मैं दोबारा चेक कर रहा था। Anyways, in YDSC using monochromatic light of wavelength lambda, the fringe pattern shift by certain distance on the screen when a mica sheet of refractive index इतना thickness इतना is introduced, ठीक है। The mica sheet is then removed, okay, and the distance between the plane of the slits and the screen, यानी कैपिटल डी की बात करें उसको डबल कर दिए, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में हम लोग डी को डबल किए, और इस वाले पोर्शन में शिफ्ट हुआ है ना, ठीक है। ओके, इट इज फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा, जिसको बीटा बोलते हैं, इज नॉट द सेम एज द ऑब्जर्व फ्रिंज शिफ्ट, तो बीटा इक्वल टू शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो बीटा मतलब क्या, डी को डबल करने के बाद वाला जो नया बीटा है दैट इज इक्वल टू द पुराना वाला शिफ्ट, है ना। तो बीटा होता है आपका लैम्डा डी बाय डी, ठीक है। और पुराना वाला शिफ्ट निकालते हैं, तो पुराना वाला शिफ्ट हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू थिकनेस आपका कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। तो फिर से अभी कुछ देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, वो डी टैन थीटा माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, तो डी की वैल्यू डी बाई डी, हाँ सही है। तो मैं वही कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है कि स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, वो याद नहीं रहता, तो मैं चेक कर रहा था, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में यही बोला गया, इतना जो कहानी लिखा गया ना, यही बोला गया है, डी को डबल करने के बाद जो तुम्हारा फ्रिंज विथ है वो शिफ्ट के बराबर है, ठीक है। शिफ्ट पहले किए थे हम लोग, है ना, डबल करने से पहले, तो डी डी कट गया, तो आपसे क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द वेवलेंथ, ओके। तो लैम्डा हो जाएगा म्यू माइनस वन टी बाय टू, ठीक है। म्यू था तुम्हारा 1.6 माइनस वन मतलब 0.6 बाय टू इंटू थिकनेस, थिकनेस है 2 माइक्रोमीटर, तो हो जाएगा 0.6 माइक्रोमीटर, जो कि हो जाएगा 6,000 आएगा ना, 1 2 3 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और 4 डाल दे यहाँ, 1 2, हाँ 4 डाल देंगे तो -10, ठीक है। तो यानी 6,000 नैनोमीटर, ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इन हाइपोथेटिकल सिस्टम अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -3q इज रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी हेवी पार्टिकल ऑफ
पार्टिकल ऑफ, ठीक है। वेरी हेवी का मतलब क्या है, वेरी हेवी का सिग्निफिकेंस क्या है, आपको न्यूक्लियस को रेस्ट पे मानना है ना, जो भी है न्यूक्लियस मतलब जो भी वेरी हेवी पार्टिकल है ना, उसको रेस्ट पे मानना है, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन के अराउंड घूमता है तो आप क्या मानते हो, प्रोटॉन ऑलमोस्ट रेस्ट में, वैसा ही अज्यूम दैट बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल, तो बोर्स मॉडल एप्लीकेबल मतलब mvr इक्वल टू nh by 2 पाई द वेलोसिटी ऑफ मास इन फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 के लिए वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में घूम रहा होगा तो सेंटीपिटल फोर्स ये हो जाएगा k q1 q2 बाय r, तो k प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो q और 3q का प्रोडक्ट इतना, माइनस साइन मत लिखना क्योंकि मैं तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड खेल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। और एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाए। अब मैं एन की वैल्यू वन ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात बोल रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, स्पीड, तो आर को एलिमिनेट करो तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा इतना, ठीक है। इस आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो एक आर से एक आर कट गया, ठीक है। तो स्पीड की वैल्यू 3q² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, का स्क्वायर रूट, और आर का वैल्यू है इतना h/2 पाई mv, ठीक है। तो m से m भी कट गया, मैं m को यहाँ लिखा नहीं था, तो m से m कट गया और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके, स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी 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 सॉरी, वी यहाँ भी है ना, ठीक है, mv, तो एक v से एक v कट जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेट किया हूँ, इस r को मैं यहाँ पुट किया हूँ, बस और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे v चाहिए। तो ये 2 to 3/2 q² डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट h, पाई पाई भी कट गया ना, हाँ, तो पाई भी कट गया, तो 3q² बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h, 3q² बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, द फॉलोइंग फिगर शोज अ लॉजिक गेट सर्किट विद टू इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट जो है, इनपुट है ए और बी और आउटपुट वाई है, तो वोल्टेज फॉर्म्स दिया गया, ठीक है, ए बी और वाई का आपका वैल्यूज दिया गया है ना, ग्राफ दिया गया बेसिकली, तो लॉजिक गेट कौन सा होगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं इसका वो बनाऊँ, क्या बोलते हैं इसको, ट्रूथ टेबल, ग्राफ मतलब ट्रूथ टेबल दिया हुआ, ग्राफ से आप ट्रूथ टेबल पता कर सकते हो, ठीक है। कैसे, ये फर्स्ट रीजन में देखेंगे तो ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू भी जीरो है, देख लो, ए जीरो बी जीरो, लेकिन ये वन है, वाई वन है, ठीक है। सेकंड रीजन में देखेंगे तो ए जीरो बी वन, ए जीरो बी वन, वाई फिर से वन। थर्ड रीजन में देखेंगे तो ए वन बी जीरो, ए वन बी जीरो और वाई फिर से वन। और फोर्थ रीजन में देखेंगे दोनों वन है तो ए जीरो, ठीक है। अब अगर मैं एंड बोलता, एंड गेट, तो ए और बी का अगर एंड निकालता मैं, एंड, तो दोनों जीरो है तो जीरो 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 वन, जब तक दोनों वन नहीं होगा तब वन नहीं होगा, ठीक है। और इसका उल्टा कर दूं तो ये आ जाएगा, यानी नैंड होगा, है ना। इसको निगेट कर दूं तो जीरो वन बन जाएगा, देखो जीरो जीरो वन हो गया, वन जीरो हो गया, मतलब नैंड गेट है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ओके, 14th हो गया। नेक्स्ट मेरा टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बनाते आते हैं ऑब्जेक्टिव आई पीस, ठीक है। इतना गंदा ड्राइंग है, जिसको आता रहेगा वो भी भूल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मिरर, ठीक है। ओके, तो एक रे डायग्राम चाहिए होगा। अब कुछ बोला नहीं गया ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो टेलीस्कोप है तो मैं जूम कर ले रहा हूँ, इन्फिनिटी पे है ना। तो रे बनाने के लिए मैं व्हाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इन्फिनिटी से रे आया, ठीक है। जो ऑप्टिकल सेंटर पे है मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तो अनडिवाइडेड पास हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था लेकिन ठीक है। ओके, और एक रे यहाँ से ले लो, तो इमेज यहाँ बनना होगा फर्स्ट वाला, ये आपका इंटरमीडिएट इमेज है ना। अब इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बिहेव करेगा इसके लिए, तो मैं ये दिखा नहीं रहा हूँ, दूसरा रे आपको ड्रॉ करना है तो कर दो, ये ऐसे करके आया हो, ठीक है। तो मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ क्लैरिटी के लिए, ठीक है, एक ही रे दिखाया हो, ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है अनडिवाइडेड, है ना। ओके, अब ये यहाँ से पास होगा अनडिवाइडेड, ठीक है, और कोई दूसरा रे लेना है तो ले लो, डिवाइडेड होकर पास होगा, तो दोनों मिलकर फिर से इमेज बनाएंगे। फाइनल इमेज में दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस इंटरमीडिएट इमेज दिखा रहा हूँ, है ना। अब जो इंसिडेंट रे ये है और फाइनल रेज ये है ना, जो भी है फाइनल, ठीक है, इनिशियल रे है। अब इनिशियल रे आपके टेलीस्कोप में जो एंगल सबटेंड कर रहा है इसको अल्फा बोलते हैं, और फाइनल रे जो एंगल सबटेंड कर रहा है इसको बीटा बोलते हैं। और क्योंकि ये अनडिवाइडेड है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर वाला दिखाया हूँ, तो ये भी अल्फा हो जाएगा और ये भी बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मैग्निफिकेशन होता है आपका एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल रेज बाय एंगल सबटेंडेड बाय इंसिडेंट रे, है ना। तो इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, बीटा बाय अल्फा। तो अगर ये जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट बना है, इमेज है, इंटरमीडिएट इमेज है, इसका हाइट अगर मैं एच बोलूँ तो आपको पता है कि बीटा हो जाएगा, सब स्मॉल एंगल से अगर माने तो बीटा हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा एच बाय दिस लेंथ, ठीक है। इस लेंथ को मैं एल बोल देता हूँ, तो एच बाय एल डिवाइड बाय, यहाँ पे देख सकते हो इस छोटे ट्रायंगल से tan अल्फा हो जाएगा एच बाय दिस, और अल्फा छोटा होगा तो tan अल्फा अल्फा सेम होगा, तो एच बाय दिस लेंथ, ठीक है। अब क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है इसके लिए तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज फोकल प्लेन पे बनेगा, तो ये तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय ये एल, है ना। तो बस हमें एल निकालना है, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 100, तो बस हमें एल निकालना है। एल निकल जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो फिर सिंपल क्वेश्चन है, एल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग सेकंड वाला लेंस के लिए तो हमें पता है ना, ठीक है। ओके, तो सेकंड वाले लेंस के लिए क्या पड़ता है, सेकंड वाले लेंस का आपको फोकल लेंथ पता है और इमेज का लोकेशन पता है, तो सेकंड वाले लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड वाले लेंस है, सेकंड वाले लेंस का फोकल लेंथ है 5,
ऑब्जेक्ट इसका यहाँ पे है, यही ऑब्जेक्ट है एल पे, ठीक है। और इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर दूर बना है इससे, है ना। तो बस इसके लिए लेंस फॉर्मूला लिखते हैं 1/v, वी की वैल्यू पता करनी है, सॉरी वी की वैल्यू पता है, सॉरी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/l इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25, है ना। तो 5/25 6/25, तो l की वैल्यू 25/6, तो l की वैल्यू 25/6 है, मतलब 24, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ओके, टू पोलराइड्स are placed in the path of unpolarized light beam of intensity I naught such that no light is emitted from the second। तो अगर कोई लाइट निकल नहीं रहा है, इसका मतलब ये दोनों पोलराइड का पास एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो एक पोलराइड अगर ऐसा होगा, उसका पास एक्सिस ऐसा है, तो दूसरे का पास एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। दूसरे का पास एक्सिस ऐसा होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है, तो अनपोलराइज लाइट जब इससे पास होगा, तब तो उसका इंटेंसिटी आपको पता है I0/2 होगा, ठीक है। चाहे कैसा भी इसका ओरिएंटेशन हो, तो अनपोलराइज लाइट अगर किसी पोलराइड से पास होता है, इंटेंसिटी I0/2 होता है ना। अगर एक थर्ड पोलराइड हुज पोलराइजेशन एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द पोजीशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलर, ठीक है। तो एक तीसरा हम लोग रख दिए, उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये जो है इसके थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर इनके बीच में थीटा है तो इनके बीच में क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर इनके बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर थीटा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बेसिकली ऐसे दिखाना चाहता हूँ। ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अनपोलराइज लाइट तो पोलराइज से पास होगा I0/2, ये इससे जब पास होगा तो इन दोनों के बीच का पास एक्सिस थीटा है, तो पोलर, और ये देखना पोलराइज लाइट है, तो पोलराइज लाइट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं मेलस लॉ। तो मेलस लॉ से क्या हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये लाइट जब इससे पास होगी तब, तो पहले से पास हुई तो आधे होगी, सेकंड से पास होगी तो माइनस वाला होगा, क्योंकि पोलराइज लाइट पास हो रहा है। और अभी ये भी पोलराइज लाइट है, ये इससे पास होगा तो फिर से माइनस लगाएंगे, तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा, इंसिडेंट इतना है इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो I0/8 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूटा क्या? 16 हो गया था ना। हाँ, 17 में an alpha particle and a proton are fired through the same into the same magnetic field which is perpendicular to their velocity vectors, ठीक है। the alpha particle and the proton move such that the radius of curvature of their path is same, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ होगा क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो रेडियस होता है mv/qb। अब mv मतलब मोमेंटम। अब लैम्डा इज इक्वल टू h/p, सबको पता है p की वैल्यू h/लैम्डा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के इसमें तो h सेम है, मतलब सॉरी क्वेश्चन के h तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और सेम मैग्नेटिक फील्ड फेंका गया है, तो एच और बी तो दोनों केस में सेम रहेगा। तो आप देख सकते हो ये प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू लैम्डा है, आर भी सेम है दोनों केस में, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम, तो आपको पता है क्यू इंटू लैम्डा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो Q1 लैम्डा 1 इक्वल टू Q2 लैम्डा 2, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डी वाली वेवलेंथ तो हो जाएगा Q2/Q1। तो सेकंड केस का चार्ज है 2e, फर्स्ट केस का चार्ज है e, तो हो जाएगा 2:1, ठीक है। उल्टा कर दिया क्या मैं, सॉरी पहले अल्फा था ना, तो पहले अल्फा है तो ये e/2e, तो 1:2, ठीक है। मैं सोचा पहले प्रोटॉन बोला गया, पहले अल्फा है तो ये 1:2 हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, ओके 18th में एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने का मकसद है बस आप इससे फोर्स निकाल लो, ठीक है। बोर्स मॉडल अप्लाई करना है, मतलब एम वी आर इक्वल टू एच बाई टू पे राइट वेरिएशन ऑफ आर विथ एन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है एज ए फंक्शन ऑफ आर, तो फोर्स निकालने का आपको पता है माइनस डी यू बाय डी आर करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, एल एन का हो जाएगा इतना इंटू 1/r0, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस u0 बाय आर, है ना। तो फोर्स इस टाइप का आ गया, नेगेटिव फोर्स है मतलब अट्रैक्टिव है, बाकी और कुछ नहीं है। तो फोर्स मतलब अट्रैक्टिव हो गया, तो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो हम लोग मान लेंगे सर्कुलर ऑर्बिट है, तो आपका हो गया सर्कुलर ऑर्बिट में सेंटीपिटल फोर्स इतना होता है, ये फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स होगा वही आपको इलेक्ट्रॉन को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से आर आर कट गया, तो यहाँ से आप देख सकते हो वी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। वी तो देखो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा रेडियस वगैरह पे, तो वी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, है ना। तो एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पे होता ही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ने बोल दिया है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन या बोर्स थ्योरी अप्लाई करना है, ठीक है। तो एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पे, तो आपसे पता करना है रेडियस और एन का रिलेशन, है ना। तो मास तो हर ऑर्बिट में सेम ही रहेगा, तो मास को भूल जाओ। तो मास कांस्टेंट रहने वाला है, एच 2 पाई कांस्टेंट रहने वाला है, तो बेसिकली वी इंटू आर प्रोपोर्शनल टू एन, लेकिन वी खुद कांस्टेंट है, तो वी खुद कांस्टेंट है, तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू
एन, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एन के प्रोपोर्शनल होगा, यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 232 एंड इट्स एटॉमिक मास नंबर होता होगा, क्या पता ये भी एक नाम होगा। तो मास नंबर 232 है और एटॉमिक नंबर 90 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज एन आइसोटोप ऑफ लेड जिसका मास नंबर इतना, ठीक है। तो बेसिकली आप 232 90 से स्टार्ट होके 208 82 पे पहुंच गए, ठीक है। ये लेड बोला जा रहा है और ये जो भी एलिमेंट था एक्स बोल देते हैं, उसका नाम नहीं पता मुझे। तो कितना अल्फा पार्टिकल कितना बीटा है, ठीक है। तो अब ऑर्डर कुछ भी हो, फाइनल रिजल्ट तो सेम ही आता है। तो हम लोग मान लेते हैं पहले अल्फा निकलेगा तो क्या क्या होगा। तो अल्फा निकालने के लिए क्या देखो, देखो अल्फा से आपका मास नंबर भी चेंज होता है और ये भी चेंज होता है, ठीक है। लेकिन बीटा से याद रखना मास नंबर चेंज नहीं होता है। तो मास नंबर चेंज होने में तो बस अल्फा का यूज होगा। तो आप देखोगे तो मास नंबर कितने से डिक्रीज हो गया, 24 से डिक्रीज हुआ। अब एक अल्फा निकलता है तो मास नंबर 6 से 4 से डिक्रीज होता है, मतलब 6 अल्फा पार्टिकल निकलोगे तभी 24 से मास नंबर डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो पक्की बात है 6 अल्फा तो निकले होंगे, है ना। अब एक अल्फा निकलता है तो प्रोटॉन का संख्या 2 से घटता है। तो प्रोटॉन का संख्या देखोगे यहाँ से यहाँ में 2 से घटा है, तो 6 अल्फा के लिए, एक अल्फा के लिए 2 से घटेगा तो 6 अल्फा के लिए 12 से घटना चाहिए था, है ना। तो 90 में से अगर 12 घटाएंगे तो 78 हो जाएगा, लेकिन 78 से ज़्यादा दिख रहा है, 4 ज़्यादा दिख रहा है ना। तो यानी 4 बड़ा होगा, ठीक है। 90 माइनस 12 करेंगे तो 78 होना चाहिए, 78 प्लस 4 करेंगे तब 82 होगा। अभी 4 किसके कारण हुआ होगा, तो ये दोनों आपका हुआ है ड्यू टू अल्फा, ये भी हुआ है ड्यू टू अल्फा, ठीक है। अब ये 4 से बड़ा है मतलब बीटा माइनस हुआ होगा, तो बीटा माइनस 4 हुआ होगा, तब ये 4 से बढ़ गया है, ठीक है। बीटा माइनस जीके में ही प्रोटॉन का संख्या बढ़ता है, ठीक है। तो 6 अल्फा 4 बीटा, तो 6 अल्फा 4 बीटा ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, जीना डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15, तो इसको तो इसी डायग्राम में बना लेना चाहिए हमें। तो कोई ऐसा इंक लो जो दिखे आपको, चलो ये ठीक है। तो 15 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट का है, ये 15 वोल्ट है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो भी है जीनर वोल्टेज। करंट थ्रू द डायोड कितना होगा, ठीक है। अब जीनोर के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहने वाला है, 15 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 15 वोल्ट होगा तो इसके अक्रॉस ही 15 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है ना। तो 15,000 ओम के अक्रॉस 15 वोल्ट लगाओगे तो 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 15 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो होगा इसमें, ठीक है। 15 बाय 1000 यानी 15 मिली एम्पेयर, है ना। ओके, अब अगर इसमें आप लूप लॉ लगाओ तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो वोल्टेज 20 से बढ़ गया है, इस पे आओगे तो कुछ से घटेगा, और इसके अक्रॉस जाओगे तो 15 से घटेगा, ठीक है ना। तो यानी 20 का इंक्रीमेंट, 5 का डिक्रीमेंट, 15 का डिक्रीमेंट, यानी इसके अक्रॉस 5 का डिक्रीमेंट होगा, है ना। बेसिकली लूप लॉ लगाएंगे तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ 20 का इंक्रीमेंट, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, 5 का डिक्रीमेंट होगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ 15 का डिक्रीमेंट होगा। तो 15 प्लस 5 मिलकर बेसिकली 20 का बढ़ोतरी है, 15 का डिक्रीमेंट यहाँ पे, तो यहाँ 5 का डिक्रीमेंट होना है, क्योंकि और कहीं लूप में एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में 15 वोल्टेज हुआ होगा, तभी यहाँ से हमें, सॉरी 15 क्या 5, तो यहाँ से हमें 5 वोल्ट का डिफरेंस होगा, यहाँ से हमें 15 वोल्ट का है, तभी ये 20 वोल्ट होगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो है 15 वोल्ट हो रहा है, तो इसमें कितना करंट होगा, 5 वोल्ट हो रहा है, तो 5 बाय 20, 20 मिली एम्पियर, ठीक है। वी बाय आर करो, करंट मिल जाएगा 20। तो यहाँ 20 मिली एम्पियर जा रहा था, अब इस पॉइंट पे जंक्शन लगा, इस पॉइंट पे 20 आया है, इस तरफ कितना गया, इस एरो में गया है, इस तरफ गया है 15, तो इस तरफ कितना हो गया होगा 5, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 5 ऑप्शन डी, है ना। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वो लास्ट क्वेश्चन था अपना, उसका देख लेते हैं एक बार, हाँ ठीक है। अब न्यूमेरिकल में आते हैं। Okay, a fish is rising up vertically inside a pond with a velocity इतना and notices a bird which is diving vertically downward along the same vertical line as that of fish and its velocity appears to be 16 to the fish, ठीक है। What is the real velocity? Real velocity मतलब velocity of fish with respect to ground, velocity of bird with respect to ground if refractive index of water is इतना, ठीक है। तो ये मान लो वाटर का सरफेस है और यहाँ पे बर्ड है और इस सेम वर्टिकल लाइन में फिश है, ठीक है। इनको एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो फिश जो है ऊपर जा रहा है, बर्ड नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी भी टाइम पे बर्ड का जो हाइट है, डिस्टेंस है, ये L1 है और ये क्या है L2 है, ठीक है। ओके, ये सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से देखेंगे तो L1 है, और मतलब पानी के अंदर से देखेंगे, ठीक है, तभी L2 दिख रहा है ना, और पानी के ऊपर से देख रहे हैं तो ये L1 दिख रहा है, वैसा, ठीक है। अब आपको बोला गया है फिश ऊपर जा रहा है, बर्ड नीचे जा रहा है। तो ये ऊपर जा रहा है कितने से, 4 से, और बर्ड कितने से नीचे आ रहा है यही पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं ना, फिश के नज़रों से देखते हैं, तो ये तो सीन फ्रॉम ग्राउंड है, फिश की नज़रों से देखेंगे तो दुनिया क्या दिखेगा, दुनिया अलग दिखेगा। तो फिश की नज़रों में, फिश की नज़रों से देखेंगे तो ये लेंथ तो L2 ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन बर्ड एक्चुअली में जहाँ पे उससे थोड़ा ऊपर दिखेगा, क्योंकि एयर से वाटर में दिखते हैं तो चीज़ें पास दिखती है, तो उल्टा करेंगे, वाटर से एयर में देखेंगे चीज़ें दूर दिखेंगी, तो बर्ड जहाँ पे है उससे ऊपर दिखेगा, तो बर्ड फिश को यहाँ दिखेगा। और कितना गुना दिखेगा इसका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 4/3, तो 4/3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप रियल डेप्थ बाय अपरेंट फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, अब फिश के रिस्पेक्ट में तो फिश रेस्ट पे है, तो फिश के रिस्पेक्ट में तो फिश रेस्ट पे है ना। ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ पीला वाला, ये विद रिस्पेक्ट टू फिश है, ठीक है। ये बर्ड का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू फिश है, तो फिश को बर्ड कितने साथ दिख रहा है, तो ये लेंथ देखते हैं कितने से चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अब फिश
को बर्ड कितनी दूरी पे दिख रहा है, फिश को बर्ड दिख रहा है L2 प्लस 4/3 L1। तो L2 प्लस 4/3 L1 इतने पे दिख रहा है। ये है लोकेशन ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम से, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के साथ, तो इसको डिफरेंशिएट करना है हमें टाइम के साथ। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि स्पीड चाहिए हमें, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब L2 जो है ये लेंथ, L2 ये लेंथ, L2 किस रेट से चेंज हो रहा है, तो अगर आप इस डायग्राम में लिखना चाहते थे तो dL2/dt -4 था, है ना। L2 जो लेंथ है, यानी सरफेस ऑफ वाटर और फिश के बीच की जो दूरी L2 वो घट रहा है 4 के रेट से, क्योंकि फिश तो वाटर सरफेस की तरफ जा रही है ना, तो ये डिस्टेंस घटता जाएगा, L2 घट रहा है ना। वैसे बर्ड और सरफेस ऑफ वाटर के बीच की दूरी भी घट रहा है, तो dL1/dt कितना हो जाएगा -v। ठीक है, v के रेट से घट रहा है, तो dL2/dt का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 और dL1/dt का मैग्नीट्यूड हो जाएगा v। अब इसका वैल्यू आपको दे दिया है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दे दिया है, स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश दे दिया 16। ठीक है, तो 16 में से 4 किया 12, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 या 36/9 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि हर चीज सेंटीमीटर पर सेकंड में था, तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आई बात। तो हमें एपरेंट वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश दिया है, तो हमें बर्ड का एक्चुअल स्पीड यानी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा इतना 9। ठीक है, जिसको डायरेक्ट फॉर्म आता है उससे करो, मुझे याद नहीं रहता तो मैं डेराइव करके करता हूँ हर बार। ठीक है, कोई वो मत सोचना कि सर डेराइव करे मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यूज करो। कंसिडर अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स इलेक्ट्रॉन with its electron in the nth orbit and electromagnetic radiation of wavelength 90 is used to ionize the atom if the kinetic energy of the ejected electron is इतना। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन दो चीज़ों में यूज होगा, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को एटम के चंगुल से निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी देने के लिए। तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो हो जाएगा 13.6, सॉरी 13.6 कहाँ से, ये तो आपसे क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ एन, nth ऑर्बिट। ठीक है, 90 नैनोमीटर है ना। ठीक है, तो इसको उसमें लिखते हैं 1240 डिवाइडेड बाय 90। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि फोटोन का वेवलेंथ पता है, एनर्जी मिल गया। एनेशन एनर्जी होता है 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काइनेटिक एनर्जी है ये 42 लेने बोला गया। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी है आपका 10.4 ईवी। ठीक है, सब चीज़ ईवी में है, तो 1242 डिवाइडेड बाय 90, ये 13.8 माइनस 10.4 3.4, तो ये हो जाएगा आपका 3.4। तो 13.6/n² जो है 3.4 है, तो n² तो हो गया 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ओके, तो 22 हो गया। 23 में एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर स्लिट है, ये स्क्रीन है, तो ये फर्स्ट मिनिमा इस तरफ, ये फर्स्ट मिनिमा इस तरफ, ये टोटल 60 डिग्री, मतलब एक कितना हो कितना। ठीक है, ये डार्क वन, ये डार्क वन, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट है ना। ठीक है, थोड़ा गंदा ड्राइंग है लेकिन समझ लो। ठीक है, ये स्लिट है यहाँ पे, है ना। ओके, द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड। ठीक है, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से खाली लंबा है, कुछ करना नहीं है। तो पहले इस स्टेटमेंट से हमें विथ ऑफ स्लिट दे दिया है और इस एंगल से हम लोग लैम्डा वगैरह निकाल सकते हैं, देख लो। तो आपको पता है ये फर्स्ट मिनिमा कितने एंगल पे, 630 डिग्री पे। ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा 30 पे है, तो फर्स्ट मिनिमा, तो ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा फर्स्ट मिनिमा के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू साइन, मतलब थीटा की वैल्यू 30 पुट कर दो, तो आपको लैम्डा मिल जाएगा a/2। ठीक है, और ए का वैल्यू है 1 माइक्रोमीटर, मतलब ये 0.5 माइक्रोमीटर। तो फर्स्ट लाइन से आपको लैम्डा मिल गया, और वही लैम्डा यूज हो रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ओके, इफ अनदर स्लिट सेम साइज का बना दिए, ठीक है, सेम विथ का बनाया, मतलब इंटेंसिटी सेम रखना है आपको, है ना। यंग्स फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंट 50। ठीक है, तो ये कैपिटल डी इतना है और फ्रिंज विथ इतना है। व्हाट इज द सेपरेशन, सीट सेपरेशन मतलब स्मॉल डी पूछा है। ठीक है, ओके, तो लैम्डा भी आपको पता है, तो ठीक है, तो आपको पता है बीटा क्या होता है, लैम्डा डी/डी। तो आपसे पूछा है स्मॉल डी हो जाएगा लैम्डा डी/बीटा। सबका वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा है 5 × 10⁻⁷। ठीक है, इंटू कैपिटल डी है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, डिवाइड बाई बीटा। बीटा कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.01, तो बेसिकली 50 है, सेंटीमीटर में लिख दो। ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर कैपिटल डी और बीटा 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से में कट जाएगा। आप जैसे पहले किए थे वैसे भी कर सकते हो, तो 250 इंटू 10⁻⁷ स्मॉल डी की वैल्यू। तो आपको आंसर चाहिए इन माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर में 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 25, है ना। ओके, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस इज इतना एंड ऑफ दिस इज इतना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम दिस इज। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं, दिस गिव्स दिस प्लस अ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एनर्जी जो रिलीज होगा या रिक्वायर्ड क्या बोला गया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम
दिस, ओके, दिस गिव्स दिस, तो किसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है? तो इसका, ओके, इसका ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। ठीक है, ठीक है, जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा यहाँ पे आप मोर स्टेबल का बाइंडिंग एनर्जी माइनस लेस स्टेबल का, ठीक है, या एनर्जी रिलीज्ड, हमेशा याद रखना एनर्जी, इस इक्वेशन के लिए एनर्जी रिलीज्ड और इक्वेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा फिर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इतना, दैट ऑफ इतना इतना एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, हाँ, ठीक है, उल्टा बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है, हाँ, तो जो भी है इस इक्वेशन के लिए या जैसा भी करना है आपको, जैसे आप ऐसे बोलो ना, ये मोर स्टेबल है ना, तो इस इक्वेशन में एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। अब एनर्जी रिलीज होता है वो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो एनर्जी जो रिलीज होता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसका कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगा क्योंकि सिंगल न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी के लिए न्यूक्लियस होना चाहिए, ये कोई न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तो प्रोडक्ट में बस इसका बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे और रिएक्टेंट में बस इसका, तो प्रोडक्ट में इसका लिखेंगे और रिएक्टेंट में इसका, ठीक है। ये अकेला है तो अकेला का कुछ नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जब तक नहीं है तो बाइंडिंग एनर्जी नहीं, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं है ना। अब प्रोडक्ट मतलब इतना, तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, 16, और प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 16 वाले कितना था, 7.97, माइनस टोटल बाइंडिंग ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितना है 17, इंटू रिएक्टेंट वाला पार्ट यानी 17 का 7.75, ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 गुना 7.97 माइनस 17 गुना 7.75, तो ये मैं उल्टा किया हूँ क्या? उल्टा बोला मैं तब से क्या? 7.97 ज़्यादा होगा ना यार, 7.97 इसका है तो ये मोर स्टेबल है, मैं उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। तो एनर्जी इसको देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, है ना, तो मैं उल्टा लिख दिया बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में ये माइनस ही होगा, ठीक है, तो माइनस ही कर रहा हूँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनर्जी कितना आएगा, -4.23, अभी बता देता हूँ फिर से, तो मैं दोनों का डेटा उल्टा उल्टा पढ़ लिया था, तो इतना आया, तो आपका एनर्जी 4.23 हो जाएगा, ठीक है, तो एन की पावर 1, ठीक है। हाँ, तो आप एक्चुअल क्वेश्चन करना है तो ये करो, मैं इसको मिटाता हूँ या यहाँ व्हाइट कलर से कर देता हूँ, ठीक है, मैं उल्टा पढ़ा था, ओके। तो अब देखो 7.97 बड़ा होता है 7.5, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो 16O8 दिस इज मोर स्टेबल, है ना, ओके। तो आपको बोला गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन ऑफ इतना इतना, देखो ये ज़्यादा स्टेबल 7.97 एंड दैट ऑफ इतना इतना, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम दिस इज, ठीक है। तो कितना एनर्जी आपको इससे, कितना एनर्जी देना पड़ेगा इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली तो एनर्जी आपको देना है 17O8 को, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन न्यूट्रॉन फ्रॉम दिस, यानी इसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ई इसके तरफ लिखना चाहिए था मुझे। अब ये ई यहीं से देखो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, जो भी एनर्जी रिलीज होता है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट मतलब ये, प्रोडक्ट मतलब ये, है ना, उल्टा बोल दिया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुआ है तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा स्टेबल है, तो प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, है ना। अब प्रोडक्ट मतलब 17 इंटू दिस, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पहले आएगा, माइनस दिस तो ये बाद में आएगा, करोगे तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये निकालना था, मैं उल्टा निकाल दिया था, कोई पॉइंट नहीं, मतलब बेसिकली एग्जाम में उल्टा निकाल भी लो तो मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है। तो 4.23 को 0.23 इंटू ऐसे लिख देंगे 0.43, तो एन की पावर, एन का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका 1 हो गया, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर ईच ऑफ फोकल इन 10 आर प्लेस्ड कोएक्सियली, दे आर सेपरेटेड 40 एंड दे रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस फेस ईच अदर, ठीक है। तो एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है, फोकल लेंथ दोनों का 10-10 है, मतलब मैग्नीट्यूड होगा ऑफ कोर्स, एंड सेपरेटेड बाय 40, सेपरेटेड बाय 40, ठीक है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट डिस्टेंस x फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, x फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, फ्रॉम द कॉनकेव मिरर सच दैट द फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन फर्स्ट ऑन द कॉनकेव मिरर इज ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो दो ही रिफ्लेक्शन करवा के हमें फाइनल इमेज वहीं पे बनाना है, फर्स्ट ऑन द कॉनकेव मिरर, तो पहले लाइट ये ऐसे टकराया, ऐसे इसमें जाएगा और फिर वापस इसमें आएगा, ठीक है। तो देखो दो रिफ्लेक्शन हो गया, पहला कॉनकेव में, दूसरा कॉन्वेक्स में, और वापस जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन गया, ठीक है, ओके। तो फाइंड द इंटीजर नेक्स्ट टू एक्स, बेसिकली एक्स निकालना है हमें, है ना, ठीक है। इसको शॉर्टकट क्या है, इसको तो इक्वेशन से करना होगा, तो ठीक है। पहला रिफ्लेक्शन के लिए देखते हैं, पहला रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट है, इमेज पहले रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है पहले रिफ्लेक्शन के लिए, है ना। तो इस मिरर के लिए मैं लिखूँ तो 1/v, वी ये है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मैं अगर, ये 40 था ना, डी बोलूँ, ठीक है, तो 1/v, है ना, प्लस 1/u, तो मैं इसका राइट को पॉजिटिव ले रहा हूँ, लेफ्ट को नेगेटिव, ठीक है। तो जो जो चीज़ राइट में होगी पॉजिटिव लूंगा, तो 1/v
ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज राइट में है, ऑब्जेक्ट भी राइट में है, एक्स डिस्टेंस दूर, इक्वल टू 1/f। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में आएगा तो फोकस भी राइट पे आएगा, तो +10। ठीक है, आप साइन कन्वेंशन कैसा भी यूज़ कर सकते हो, आपका मन। ओके, तो ये क्वेश्चन आ गया। सेकंड वाले के लिए सेम इक्वेशन लिखना चाहिए, तो सेकंड वाले के लिए याद रखना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, सेकंड वाले के लिए ये इमेज है। ठीक है, तो इसके लिए फिर से वही साइन कन्वेंशन में यूज़ करो, जरूरी कि सबके लिए सेम करो। इसके लिए मैं दूसरा कर सकता हूँ, नया मिरर, नया लेंस, नया साइन कन्वेंशन। ठीक है, आपका मन। तो इस मिरर के लिए मैं राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव, उसके लिए भी अगर वही लिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैं राइट को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट जो है +10 पे है, तो 1/u, सॉरी यू तो पता नहीं ना मुझे, डी है ना वो, तो 1/+d, 1/u प्लस 1/v। इमेज जो है नेगेटिव साइड में है, अब ये x है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 - x। तो डिस्टेंस तो 40 - x है, लेकिन डिस्टेंस को नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि इस तरफ नेगेटिव है ना, इस तरफ कोई पॉजिटिव, इस तरफ कोई नेगेटिव। आपको जो लिखा हुआ एनसीईआरटी में रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव कन्वेंशन है, मैं अपना कन्वेंशन यूज कर सकता हूँ, आप उसको भी यूज करोगे तो वही सेम ही फाइनल आंसर्स, भले दिखने में अलग अलग रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 1/f। अब इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगा। देखो मेरा कन्वेंशन ऐसा है कि दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें चाहिए x, तो d को एलिमिनेट करो, तो यहाँ से d की वैल्यू 1/10 प्लस 1/40 माइनस एक्स, तो 400 - 10x, 50 - x, तो ये 1/d। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो 1/40, डी की वैल्यू 400 - 10x डिवाइडेड बाई 50 - x प्लस 1/x इक्वल टू 1/10 है ना। इसमें मैंने डी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, डी क्यों पुट कर रहा हूँ, डी को एलिमिनेट करो क्योंकि मुझे एक्स चाहिए। ठीक है, तो 50 - x ऊपर में, और यहाँ पे पहले एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अरे क्लियर मत करो, ये 1/x को इधर लेते आते थोड़ा, है ना। तो 1/10 माइनस 1/x, तो 1/10 माइनस 1/x, x - 10। ठीक है, इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे थोड़ा जगह बनाते हैं क्योंकि हमें डायग्राम का जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन आ गया, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना बस हमारा एम है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 50 - x ऊपर, और 2000 माइनस 520 40x प्लस 400 -10x, और इस तरफ है x - 10 डिवाइडेड बाई 10x। ओके, तो दिस इंटू दिस टू दिस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2400 हो गया। ठीक है, और ये 50 हो गया, है ना। तो 2400 - 50। ठीक है, तो 2400 - 50। ठीक है, अब ये एक 10 को भी हटा ही दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50x - x² और 240x -2400। ठीक है, 240 दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, -5x प्लस 50, -5x प्लस 50, सही है। ओके, ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग अगर, तो कितना आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है क्या। 50 - x, 5 × 20 2000 -40x 2000 और 400 मिलके 2400 -50x, सही है। और ये x गया। ठीक है, 50x - x² और इस तरफ 240x -2400 और -5x प्लस 50। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन एरर होगा तो बता देना मुझे कमेंट में। x² उस तरफ चला गया, और कितना हो गया, 240 में से 55 घटाओ, 240 - 55 185, 240 - 55 185x। ठीक है, तो x² को मैंने इधर भेज दिया, ये सब हो गया। अब क्या बचा है, -2400 में से 50, तो 2350 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2 है। ठीक है, देख के तो नहीं लग रहा कि मेरा कैलकुलेशन सही है, तब भी भगवान भरोसे कर रहे हैं। +4 × 2 3 2350। ठीक है, इसका 43625, 43625 का 43625 208 समथिंग माइनस
185 डिवाइडेड बाई 2, तो 11.9 समथिंग आ रहा है। तो अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ सेंटीमीटर में था। तो इसका आंसर हो जाएगा 12, एक्स की वैल्यू में निकालनी थी। अगर कैलकुलेशन सही है तो नियरेस्ट इंटीजर टू 11.9 12 है, ठीक है। हो सकता है मैं कैलकुलेशन सही हो, क्योंकि 11.9 के आसपास आया है ना, इसलिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से अपना फुल सिलेबस टेस्ट आएंगे, ठीक है। चलो बाय।